आज हम पढ़ेंगे कौशी समाकल सूत्र और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके क्वेश्चंस भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में आते हैं और ये थ्योरम भी आती है, कई बार पूछी गई है थ्योरम। तो आज हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। स्टेटमेंट मैंने लिखा है इसमें कि एफ जेड कोई चाप कलनीय कोई फलन है एफ जेड जो कि वक्र सी द्वारा संबद्ध क्षेत्र जी में विश्लेषित है तथा सी पर सतत फलन है। तो जी के किसी बिंदु z0 के लिए f ऑफ z0 का जो मान होगा वो इस समीकरण के द्वारा, इस इंटीग्रेशन के द्वारा दिया जाएगा। ये हमें इसमें प्रूफ करना है। अब देखिए इसका जो प्रूफ है, प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इस थ्योरम का प्रूफ, इसके लिए हम मान के चलते हैं जो सी है वो सी ये आपका क्षेत्र है जो बंदा जिसके अंदर फलन कहता है विश्लेषण। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक वृत्त बनाते हैं z0 को केंद्र मान करके r से चला, जिसे हम कहते हैं सी। इसका यही से स्टार्ट है कि माना C1 आपने z माइनस z0 इक्वल टू r। ये हमारे वृत्त का समीकरण है। कॉम्प्लेक्स में हम वृत्त के समीकरण को इस तरह लिखते हैं mod z इक्वल टू r और ये z0 उसका केंद्र है तो mod z माइनस z0 इक्वल टू r। तो वो सारे बिंदु जिनकी z0 से दूरी r है, तो ये इस वृत्त का क्या गया हमारा समीकरण। अब देखिए हम क्या करते हैं कि माना gz बराबर fz अपॉन z माइनस z। तो gz कैसा फलन हो जाएगा, तो gz जो फलन होगा वो z0 बिंदु पर विश्लेषित है और सभी का विश्लेषक होगा क्योंकि fz विश्लेषक है, gz भी विश्लेषक है। इस c के अंदर, इस c के अंदर fz विश्लेषक दे रखा है आपको, तो gz भी विश्लेषक होगा। और परंतु जो gz होगा वो जब z की वैल्यू z0 हो जाएगी तो नीचे वाला पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको दिक्कत है। पर यदि हम c1 के बाहर और c के अंदर वाले भाग में देखें, इस वाले भाग में देखें, तो इस वाले भाग में ये कैसा फलन है, विश्लेषित फलन है। अतः gz c तथा c1 के मध्य विश्लेषिक फलन है। तो क्या होगा, जो हमारी थ्योरम की विश्लेषिक फलन है जिसके मध्य में, तो थ्योरम हमारी क्या कहती है, तो हमारी थ्योरम कहती है कि इंटीग्रेशन ओवर c gz dz वो इंटीग्रेशन ओवर c1 gz dz ये बराबर है, ठीक है ना। ये क्या होंगे हमारे बराबर। अब इसके आगे हम इस थ्योरम को देखते हैं तो इसको हम समीकरण नंबर 1 कहते हैं और अब हम इसको, इसके आगे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस C1 वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ओवर C1 gz dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर C1 fz अपॉन z माइनस z0 dz। और इसी क्या लिख सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, f ऑफ z0 जोड़ देंगे और घटा देंगे। C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन प्लस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 dz। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। fz माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 dz प्लस इंटीग्रेशन ओवर c1 f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 dz। इसको हमने इस तरह से तोड़ दिया, इस पूरे इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक पार्ट ये ले लिया, एक पार्ट ये। अब हम इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, आगे इसको सॉल्व करने के लिए, आगे हल करने के लिए इसको जो हमारा वृत्त है C1
तो C1 वृत्त आपको क्या दे रखा है, मॉड z माइनस z0 इक्वल टू r। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, z माइनस z0 इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। और यदि हम यहां से dz निकालें तो dz बराबर क्या आ जाएगा, dz बराबर आ जाएगा r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। और थीटा की जो वैल्यू होगी सर्किल के लिए वो क्या होगी, 0 से लेकर के 2 पाई, ये इस तरीके से। तो इस वाले पार्ट को हम इसके को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बन जाएगा, अतः इंटीग्रेशन ओवर C1 f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 dz इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई f ऑफ z0 तो फिक्स है और z माइनस z0 आ गया r e की पावर आयोटा थीटा और dz आ गया r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा d थीटा। ये वैल्यू चल रही, तो यहां से हम देखेंगे ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू r भी कैंसिल हो जाएगा, आयोटा बचेगा, तो आयोटा तो आ जाएगा बाहर और f ऑफ z0 भी आ जाएगा बाहर और जो इंटीग्रेशन होगा 0 से 2 पाई d थीटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। तो ये बन जाएगा 2 पाई आयोटा f ऑफ z। समीकरण 2, ये हमने ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट था ये हमने सॉल्व कर लिया। ये आ गया हमारा 2 पाई आयोटा f ऑफ z। अब हम इस प्रथम वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस इंटीग्रेशन को कैसे। तो देखिए ये जो इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व करना का बहुत आसान तरीका है। जो C वक्र था हमारा, जो ऐसे था ये C के अंदर था वृत्त C1 z0 को केंद्र मान करके r त्रिज्या, तो C के अंदर पूरे के अंदर फलन fz विश्लेषित था यानी कि सतत भी है। तो फलन fz जो है वो C1 के ऊपर कैसा है, सतत फलन है। अब हम इसमें सतत फलन की क्या लगा देंगे, परिभाषा लगा देंगे, ठीक है। इसको सतत फलन की परिभाषा लगा देंगे। तो देखिए हम लगा देंगे मॉड इंटीग्रेशन ओवर C1 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 dz। इसको हम कर सकते हैं लेस देन इक्वल टू मॉड, इसको हम क्या लेंगे, अलग अलग कर देंगे मॉड को, इंटीग्रेशन ओवर C1 मॉड fz माइनस fz0 अपॉन मॉड z माइनस z0 मॉड dz। तो चूंकि r कितना भी छोटा चयन किया जा सकता है, अतः माना डेल्टा हमने ऐसा चयन किया है कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या है, r से बड़ी। चूंकि fz सतत है अतः मॉड z माइनस z0 लेस देन डेल्टा के लिए एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इस प्रकार है कि मॉड fz माइनस fz0 लेस देन एप्सिलॉन। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन ओवर C1 fz माइनस fz0 अपॉन z माइनस z0 dz लेस देन इक्वल टू हो गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करें इंटीग्रेशन ओवर C1 एप्सिलॉन अपॉन r मॉड dz। और ये एप्सिलॉन अपॉन r तो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन r और मॉड dz की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r से r कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दिस इंटीग्रेशन ओवर C1
एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डी जेड इज लेस देन एप्सिलॉन 2 पाई 2 पाई। और एप्सिलॉन को कितना भी छोटा लिया जा सकता है, स्विच संख्या है एप्सिलॉन, तो ये एप्सिलॉन किसकी तरफ अग्रसर हो जाएगा, जीरो की तरफ हो जाएगा। कितना भी छोटा ले सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें मिल गया इंटीग्रेशन ओवर c1 fz माइनस fz जीरो अपॉन z माइनस z जीरो dz इक्वल टू c। क्योंकि ये बोर्ड है, इसका मान जीरो से छोटा हो नहीं सकता, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर हम समीकरण एक में यदि इन दोनों पार्टों के मान को रख दें तो हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। तो समीकरण एक से इंटीग्रेशन ओवर c gz dz इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर c1 gz dz, और इसकी वैल्यू हमने निकाली है, और इसको हम लिखेंगे fz अपॉन z माइनस z जीरो dz। इसका मान हम निकाल चुके हैं, इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है 2 पाई आयोटा fz जीरो प्लस जीरो, दो मान। तो यहाँ से f ऑफ z जीरो इक्वल टू क्या सिद्ध हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c fz अपॉन z माइनस z जीरो dz। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था, कौशिक समाकलन सूत्र, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम आगे करेंगे क्योंकि रास्ते में। अभी हमने कौशिक समाकलन सूत्र का प्रूफ पढ़ा। ये सूत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए इस सूत्र को मैं दोबारा लिख रहा हूँ एक बार बोल के, f ऑफ z0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c fz अपॉन z माइनस z जीरो dz। इसका एक इस सूत्र से हम आगे इसकी अवकलज का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो वो क्या होता है, f n z जीरो n n से डिवाइडेड दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c fz अपॉन z माइनस z जीरो की पावर n प्लस 1 dz। तो ये n से डिवाइडेड का फार्मूला है। इसमें हम देखें तो n इक्वल टू 1 पुट करें तो n इक्वल टू 1, तो f डैश z जीरो यानी कि इसका पहला अवकलज, और वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c fz अपॉन z माइनस z का होल स्क्वायर dz। यदि हम n इक्वल टू 2 करें, n इक्वल टू 2 करें तो n इक्वल टू 2 करने पर क्या होगा, ये मिल जाएगा f डबल डैश z जीरो इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 ही होता है जानते हैं, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर c fz अपॉन z माइनस z जीरो की पावर 3 dz। एंड इसलिए हम इसके सारे के सारे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो ये फार्मूला हमें डेरिवेटिव निकालने के काम आता है। तो देखिए कौशी समाकलन सूत्र कैसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको फंक्शन पता है तो किसी बिंदु पर फंक्शन का मान ज्ञात करने से आप इस समाकलन की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये समाकलन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, इसके आधार पे फंक्शन की वैल्यू निकालने से काम होगा। ऐसे ही जो इसके डेरिवेटिव हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए तो फिर आपका ये समाकलन जिसमें स्क्वायर आ रहा है, क्यूब आ रहा है, ये सब कैलकुलेट हो गए। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक चीज और है इसमें कि यदि कोई भी फलन विश्लेषिक फलन है तो उसका जो अवकलज होगा वो भी अपने आप में विश्लेषिक फलन होगा। जैसे fz हमारा विश्लेषिक था तो f डैश z f डबल डैश z ये सारे भी क्या होंगे, विश्लेषिक फलन बनेंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद। कौशी समाकलन सूत्र के इसी आधार से हम इस समाकलन को हल करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए इस सवाल को यदि अपन देखें तो आपको बड़ा पता लगेगा कैसे कौशी समाकलन सूत्र लगाया जाए। क्या आपको तो केवल इतना देखना है कि जहां पर भी नीचे z माइनस z जीरो की पावर आ गई वहां पे कौशी समाकलन सूत्र ही लगेगा। ठीक है ना, इसी के आधार पे हम चलेंगे। अब देखें इसमें तो ये तो हो गया z माइनस z जीरो कितना हो गया आपका पाई बाई 6, और फंक्शन आपका क्या हो गया sin की पावर 6 z। तो सबसे पहले हमें ये कहना है कि हमारा फंक्शन विश्लेषिक है कि नहीं। तो देखिए सॉल्यूशन, तो fz बराबर क्या हो गया आपका sin की पावर 6 z, और sin z कैसा होता है, विश्लेषिक फलन होता है। sin का तो आप अवकलन कर सकते हैं कभी भी, हर जगह अवकलन हो सकता है इसका। तो mod z इक्वल टू 1 में विश्लेषिक है।
ठीक है। अच्छा जेड, अच्छा हमारा फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला एफ ऑफ जेड जीरो इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर n प्लस 1 डी जेड। इससे इसको तुलना करें तो ये इंटीग्रेशन कब बनेगा, जब हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2 और जेड जीरो को क्या मानेंगे पाई बाई 6। अतः n बराबर 2 तथा जेड जीरो बराबर पाई बाई 6, ये आपकी वैल्यूज होंगी। इससे आपका ये मान बन जाएगा। ठीक है, n बराबर तो हो गया 2 और जेड जीरो बराबर हो गया पाई बाई 6। तो सबसे पहले हम एलएचएस को कैलकुलेट करें, फिर आरएचएस को कैलकुलेट कर लेंगे। एफ जेड हमारा sin की पावर 6 जेड है, तो एफ एन जेड जीरो निकालना है, n की वैल्यू 2 यानी कि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो देखिए चूंकि एफ जेड आपका क्या है sin की पावर 6 जेड, तो यहां से इसका डेरिवेटिव एफ डेल जेड क्या है, डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सिंपल जैसे हम करते हैं घात आगे घात में से एक कम 6 sin की पावर 5 जेड। अब sin का करेंगे तो sin जेड का क्या होगा cos जेड। सेकंड डेरिवेटिव करें इसका, अब ये दो फंक्शन आ गए तो एक बार एक ही होगा, तो पहले sin की पावर 5 का करें घात आगे घात में से एक कम 30 sin की घात 4 जेड और sin जेड करेंगे तो cos जेड, एक cos जेड पहले से है तो cos स्क्वायर प्लस 6 sin की पावर 5 जेड एज इट इज, और cos जेड का करेंगे तो माइनस sin जेड, और माइनस sin जेड आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये sin की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और ये हो गया इसका सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश, सेकंड डेरिवेटिव चाहिए और इसकी वैल्यू क्या होगी सेकंड डेरिवेटिव की, f डबल डैश जेड जीरो, जेड जीरो का मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 6 पे निकालेंगे तो पाई बाई 6 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 6 रख देंगे। अब पाई बाई 6 रखेंगे तो पाई बाई 6 कितना होता है 30 डिग्री। अब हमें sin 30 का मान चाहिए, cos 30 का मान चाहिए, देखिए sin 30 कितना होता है sin पाई बाई 6 यानी कि sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री आपका होता है 0 1 बाई 2। cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 होता है cos 30 और वो होता है अंडर रूट 3 बाई 2। तो यहाँ से हम देखें ध्यान से 30 इंटू 1 बाई 2 की पावर 4 अंडर रूट 3 बाई 2 की पावर 2, 6 1 बाई 2 की पावर 6। देखिए ये 1 बाई 2 की पावर तो 6 इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, तो 1 बाई 2 की पावर तो 6 तो क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। मैं साइड में कर देता हूँ कैलकुलेशन, इधर कर दो, ये आंसर है। तो देखिए 1 बाई 2 की पावर 6 तो आ जाएगा कॉमन, तो ये आपका f डबल डैश पाई बाई 6 की जब हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 की पावर 6 तो आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा 30 और ये बचेगा 3 और माइनस 6, तो ये कितना हो गया 1 बाई 2 की पावर 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/64 इंटू 90 में से 6 जाएंगे तो ये बचेगा 84 और ये सॉल्व करेंगे इसे तो ये कितना हो जाएगा 21/16, तो ये मान आ जाएगा आपका 21/16, ये तो आपका इसका मान आ गया। अब हम ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करें तो देखिए इसमें पुट करने से क्या बनेगा, मैं इसे बढ़ा देता हूँ एक बार, 21/16 ये मान आ रहा है, 21/16 को हम यूज करेंगे तो ये तो हो गया आपका 21/16 और यहाँ 2 रखेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड आपका साइन की पावर 6 जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6 की होल पावर 3 डी जेड। ये फैक्टोरियल 2 होगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 21 पाई आयोटा अपॉन 16 दिस इज इंटीग्रेशन ओवर सी sin की पावर 6 जेड अपॉन जेड माइनस पाई बाई 6 का होल क्यूब डी जेड। जी हमारी इंटीग्रेशन की वैल्यू जो मैंने निकाली। एक इंटीग्रेशन हम और लेते हैं, देखिए इस इंटीग्रेशन में अब इसको भी हम कॉची समाकलन सूत्र की सहायता से हल करेंगे। इसमें देखें कि जो ये हमारा फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू क्या है हमारा, एफ जेड इक्वल टू है साइन
पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस पाई जेड स्क्वायर। और साइन और कॉस जो फलन होते हैं वो हर जगह विश्लेषिक होते हैं, तो ये मॉड जेड इक्वल टू 3 में भी क्या है, विश्लेषिक है। तो ये तो विश्लेषिक हो गया, मॉड जेड इक्वल टू 3 में विश्लेषिक है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हमारा क्या इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन मॉड जेड इक्वल टू 3 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 एफ जेड डी जेड। इसको हम टुकड़े कर लें क्योंकि वहां पे हमारी पावर 1 2 इसे मल्टीप्लाई नहीं जाता, तो इसको हम टुकड़े कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं मॉड जेड इक्वल टू 3 1 अपॉन जेड माइनस 1 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 2 एफ जेड डी। देखिए इसको आप एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जेड माइनस 2 माइनस जेड माइनस 1, तो वो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो सॉरी ये नहीं बनेगा, ये बनेगा जेड माइनस 2 जेड माइनस, ये बना। देखो इसको भी बनाने का आसान तरीका है, आपको इसको बनाना था तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप अपन रफली करते हैं, इसको बहुत आसान है, 1 अपॉन जेड माइनस 1 और जेड माइनस 2, इसको आप ऐसे लिखिए a अपॉन जेड माइनस 1 प्लस b अपॉन जेड माइनस 2। अब देखिए क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इक्वल टू a जेड माइनस 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे वाले में b जेड माइनस। अब मैं एक बार z इक्वल टू 1 रख दूंगा, z की वैल्यू 1 रख दूंगा, z की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या बनेगा माइनस 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस, जो हमने क्या लिखा z बराबर 1, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा, a इक्वल टू माइनस 1। फिर मैं z बराबर रख देता हूँ 2, तो z बराबर 2 रखने से क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b, तो b इक्वल टू आ जाएगा। इस तरीके से हम ये मान निकालें, कोई भी रैंडम वैल्यू रख सकते हैं, पर हम वैल्यू इस तरह से रखते हैं, और भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, हम z का मान 3 रख सकते थे, 4 रख सकते थे, पर उससे क्या होता, ये एक पार्ट 0 नहीं होता, तो दो समीकरण बनते फिर उनको हल करके मान आता। हमने z इक्वल टू 2 रखा तो ये 0 हो गया, z इक्वल टू 1 रखा तो 0 हो गया, इससे सॉल्व हो गया। तो ये आ गया, यानी कि यहाँ पे तो क्या आएगा, a की वैल्यू तो आएगा -1, यानी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, b की वैल्यू प्लस। तो इस तरह से हम इसको तोड़ देते हैं। 12th में हमने सीखा है, 12वीं क्लास में करना। अब देखिए ये दो इंटीग्रेशन बन गए, तो मॉड जेड इक्वल टू 3 एफ जेड अपॉन जेड माइनस 2 डी जेड माइनस मॉड जेड इक्वल टू 3 एफ जेड अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड। तो क्या है ये इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगा, इसके आगे 1 अपॉन 2 पाई आर डाउन होता तो ये फॉर्मूला बन जाता हमारा, तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 2, और ये क्या बन जाएगा माइनस 2 पाई आयोटा एफ ऑफ 1, क्योंकि 1 अपॉन 2 पाई आयोटा लिखेंगे, 2 पाई आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी, z 2 है यहाँ पर, तो यहाँ z 2 अब हम इसमें पुट करते हैं, z की वैल्यू 2 पुट करें फंक्शन में, तो ये क्या बन जाएगा sin 4 पाई प्लस cos 4 पाई, तो 2 पाई आयोटा sin, यहाँ पे दिखेगा नहीं, इसको ऊपर ले लेते हैं, टू पाई आयोटा साइन 4 पाई प्लस कॉस 4 पाई माइनस 2 पाई आयोटा, और जेड की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन 0 की वैल्यू 0, 2 पाई की 0, 4 पाई की 0, और कॉस 0 की 1, 2 पाई की 1, 4 पाई की, तो ये तो आपका हो गया 0। ऐसे ही साइन पाई क्या होगा, साइन पाई होगा 0, और कॉस पाई क्या होगा -1, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +1, तो ये क्या बनेगा 2 पाई आयोटा माइनस प्लस 2 पाई, यानी टोटल 4 पाई, ये हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई 4।